आज उस तीर्थ स्थल की वीडियो सीरीज शुरू करेंगे जहां जाने का सपना हर तीर्थ यात्री देखता है। ऐसा स्थान जो 12 ज्योतिर्लिंगों, पंच केदारों और हिमालय के 4 धामों में से एक है, अर्थात जहां एक के दर्शन करने मात्र से आपकी 3 यात्राएं पूरी हो जाती हों। वो पवित्र स्थल है महादेव का केदारनाथ धाम। इस वीडियो में जानेंगे कि केदारनाथ कैसे पहुँचें, बस, कार, ट्रेन, टैक्सी, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर किससे जाएं, कौन सा रूट लें, रास्ते में कौन से स्थान आएंगे, होटल कहाँ और कितने रुपए में मिलेगा, बुकिंग कैसे करें, यात्रा परमिट कैसे बनेगा, यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कौन से मौसम में जाएं, कितना खर्चा आएगा, 2000 रुपये से कम रुपए में ये यात्रा कैसे होगी। इसी तरह की और भी काफ़ी डिटेल इसमें होने वाली है। इस सीरीज़ में हमारे 3 वीडियो आएंगे जिसमें केदारनाथ धाम की बिल्कुल कंप्लीट जानकारी होगी। ये एपिसोड 1 है। तो चलें, आसानी से समझने के लिए मैं अपनी यात्रा शुरू से शुरू करता हूँ कि मैं केदारनाथ कैसे पहुँचा। केदारनाथ के लिए पहले हमें जो है हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचना होता है। ये स्थान हिमालय के 4 धामों का प्रवेश द्वार है। मुझे दिल्ली से हरिद्वार ट्रेन से जाना था, पर वेटिंग ज़्यादा चल रही थी तो ट्रेन नहीं हो पाई, इसलिए सोचा कि बस से ही चलता हूँ। इसके लिए दिल्ली से ऋषिकेश रात 12 बजे वाली प्राइवेट AC स्लीपर बस बुक की और पहुँच गया आनंद विहार के EDM मॉल के पास, जहाँ पर ये बस मुझे मिलनी थी। इसका किराया 850 रुपये था। स्लीपर बस में मैं पहली बार बैठ रहा था तो थोड़ी उत्सुकता थी कि इसमें कैसा अनुभव होता होगा। ट्रेन में तो मैं लेट के गया हूँ, लेकिन बस में स्लीपर में यहाँ का अनुभव करना था। बस में मेरी लास्ट में ऊपर की सीट थी। लंबी सीट को देखकर अच्छा लगा कि चलो आराम से टांग फैलाकर सोएंगे, लेकिन मुझे सफ़र में ठीक से नींद नहीं आती, तो लेटे लेटे मैं चलती बस से ही जो है बाहर का सीन देखने लगा। अगर सस्ती बुक करनी है तो दिल्ली के कश्मीरी गेट से ऋषिकेश तक उत्तराखंड परिवहन निगम UTC की कुछ बसें चलती हैं, जिनका साधारण बस का किराया 420 रुपये है। AC वाली में बैठना है तो उसका करीब 1000 रुपये है। utconline.uk.gov.in वेबसाइट से जो है उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों की बुकिंग हो जाती है। ऋषिकेश के लिए प्राइवेट बसें ये जो चलती है ना, वो नेपाली फॉर्म अंडर न्यू फ्लाईओवर के पास छोड़ती हैं, जहाँ से ऋषिकेश ISBT अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो है 13 किलोमीटर है। नेपाली फॉर्म के पास से 50 रुपये शेयरिंग में ऑटो आपको छोड़ देगा ISBT। इस तरह मैं ऋषिकेश बस स्टैंड पर आ गया। अब पहुँचना है केदारनाथ, लेकिन केदारनाथ तक डायरेक्ट नहीं पहुँचा जाता। इसके लिए पहले ऋषिकेश से 219 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग आना होगा। यहीं तक वाहन आते हैं। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर के लिए अलग से हमें टैक्सी करनी होती है। गौरीकुंड पहुँच गए, फिर वहाँ से 16 किलोमीटर की पैदल केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। इसलिए पहले हमारा टारगेट है सोनप्रयाग पहुँचना। इसके लिए हरिद्वार या ऋषिकेश से बस, प्राइवेट कार, शेयरिंग टैक्सी किसी से भी जा सकते हैं, पर हरिद्वार से डायरेक्ट बस थोड़ी कम है, इसलिए ऋषिकेश आना ठीक रहेगा। अगर बस में नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर टूर एंड ट्रेवल्स कंपनियों की गाड़ी बुक करके भी जा सकते हैं, जिनमें 5 सीटर प्राइवेट कार का मानकर चलिए 4 से 5,000 रुपये और 7 सीटर का 6 से 7,000 रुपये। बाकी डिपेंड करेगा कि आप कौन से मौसम में आ रहे हैं। बस की बात करें तो ऋषिकेश से सोनप्रयाग सुबह 6 बजे 485 रुपये में उत्तराखंड सरकार की साधारण बसें चलती हैं, जो 1 बजे सोनप्रयाग छोड़ देंगी। हालांकि ये इतना जल्दी नहीं पहुंचाती, आमतौर पर 10 घंटे तो लग ही जाते हैं। बाकी डिपेंड करेगा कि रास्ता और ट्रैफिक कैसा है। अगर सरकारी बस निकल जाए या सीट ना मिले तो घबराने वाली कोई बात नहीं। ISBT के पास ही एक और बस स्टैंड है, जहां सुबह 4:30 बजे से बस मिलना शुरू हो जाती है। इनके अलावा कुछ बस ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऋषिकेश के नटराज चौक से सुबह 6 से 9 बजे तक 2 कंपनियों की जो गाड़ियां चलती हैं, मतलब बसें, वो हैं देवभूमि ट्रेवल्स और टिहरी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स कॉरपोरेशन यानी कि TGMOC की बसें, जिनका किराया 750 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है। ये बसें हरिद्वार से भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी बैठ सकते हैं, जिनका किराया सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मई जून में आ रहे हैं तो एडवांस में बुक ज़रूर कराएं। ऑनलाइन नहीं कराया तो फिर आपको यहीं आकर 1 दिन पहले बुकिंग करानी होगी, क्योंकि बाद में यहाँ के टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है।
दोबारा बता दूं कि सुबह 4:30 बजे से 9 बजे तक बस मिलती हैं। 9 बजे के बाद भी मिल जाएगी, लेकिन वो डायरेक्ट सोनप्रयाग नहीं जाएगी, रुद्रप्रयाग या श्रीनगर वहीं तक उपलब्ध होगी। उसके बाद फिर चेंज करके दोबारा किसी दूसरी बस में बैठना होगा। इसलिए कोशिश करें कि सुबह 6 बजे तक वाली बस में बैठ जाएं ताकि समय से सोनप्रयाग पहुंच सकें। मैं बसों की तरफ जा ही रहा था, तभी एक व्यक्ति आए और बोले कि सोनप्रयाग जाना है। मैं कहा हाँ जाना तो है। उन्होंने कहा कि हमारी 800 रुपये में शेयरिंग में टाटा सूमो जा रही है, उसमें आ जाइए। मैंने थोड़ी देर तक विचार विमर्श किया कि जाना चाहिए या फिर बस से जाऊं। तो मैंने सोचा कि चलो बस से तो मैं पहले जा चुका हूं, अब के जो है टैक्सी में चल कर देखता हूं। तो मैं इसमें बैठ गया। सुबह 7 बजे ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए टैक्सी निकल गई। टैक्सी में वैसे तो कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती, पर आगे वाली सीट पर बैठने के लिए जो है लोग ज़्यादा व्याकुल रहते हैं कि आगे बैठकर सामने से जो है हम पहाड़ों और घाटियों को देखेंगे। इसके चलते कुछ लोग आपस में भिड़ भी जाते हैं। कोई कहता है कि मैं आगे बैठूंगा, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं बैठूंगा। चलने से पहले इस गाड़ी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक ग्रुप के लोगों ने जो है आगे बैठने की जिद की, उनमें आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया, तो गाड़ी मालिक से जो है उनकी थोड़ी कहासुनी हो गई। तब गाड़ी वालों ने समझाया कि भाई एडजस्ट कर लो यार, प्लीज़ बीच में बैठ जाओ या फिर पीछे कहीं पर। काफ़ी देर तक वो लोग नहीं समझे। बार बार ड्राइवर से कह रहे थे कि अगर आगे नहीं बैठाओगे तो हम सब उतर जाएंगे। ड्राइवर ने भी बोल दिया कि भैया ठीक है, जब बात नहीं बन पा रही तो आप चले जाइए। इन सब बातों में करीब 40 मिनट लग गए। फिर उनके बदले और यात्री आए, वो गाड़ी में बैठे, तब गाड़ी चल दी। खैर ऐसा थोड़ा बहुत तो यात्राओं में चलता ही रहता है। जब घर से बाहर निकले हो तो भैया छोटी मोटी परेशानी तो आएंगी ही। फ़्लाइट की बात करें तो केदारनाथ में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। इसका नज़दीकी हवाई अड्डा जो है देहरादून के जोलीग्रांट में है, जहाँ से सोनप्रयाग 222 किलोमीटर है। तो हवाई जहाज़ तो आप छोड़ ही दो, बाई रोड ही जाना होगा। अगर फिर भी उड़कर जाने की इच्छा है तो एक दिन में केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, एक ही दिन में, लेकिन उसके लिए पे करना होगा आपको 1 लाख रुपए। इसके लिए जो है देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर मिलेगा, जो 2 धाम 1 लाख रुपए में पहुंचा देगा आपको, मतलब लाना और ले जाना। तो बताइए देहरादून से हेलीकॉप्टर में बैठोगे या नहीं? मैंने हेलीकॉप्टर से 4 धाम की पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसको देख सकते हैं। चलते चलते अब केदारनाथ जाने का रास्ता देखते हैं कि बीच में कितनी दूरी पर कौन से स्थान आएंगे। हरिद्वार से शुरू करते हैं। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग 246 किलोमीटर है, जिसमें 8 से 10 घंटे लगते हैं। अगर लैंडस्लाइड या अन्य कारणों से जाम लग जाए तो ये समय जो है और भी बढ़ सकता है। पहाड़ों में ट्रैफिक लगना आम बात है। इस जगह पर रास्ता थोड़ा छोटा है, जिस कारण एक बस और बोलेरो आपस में गुजरते हुए यहाँ पर फंस गई। काफ़ी देर तक निकालने की कोशिश होती रही, लेकिन स्पेस इतना कम था कि कुछ भी नहीं हो पाया। बाद में ये लोग आए और साइड से मिट्टी पत्थर निकालकर गाड़ी को हिला डुलाकर जो है उन्होंने कुछ उपाय करा, तब स्पेस बना और गाड़ी निकल गई। सड़क की कंडीशन देखें तो हरिद्वार से गुप्तकाशी तक तो ठीक ठाक सड़क है। उसके बाद में जो है ये रोड थोड़ी टूटनी फूटनी शुरू हो जाती है, जिससे आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। हरिद्वार से फिर 27 किलोमीटर बाद ऋषिकेश आएगा। ऋषिकेश से निकलते ही जो है पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके हम ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो जिनको ऊंचाई और घुमाव वाले रास्तों से पर डर लगता है या फिर उल्टी आती है, तो वो पहले से ही जो है तैयार होकर आए। डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाएं भी ले सकते हैं। ऋषिकेश से 72 किलोमीटर आगे चलकर पहुंचेंगे देवप्रयाग। दरअसल प्रयाग उसे कहते हैं जहाँ 2 धाराओं या नदियों का संगम होता है, मतलब मिलन होता है। देवप्रयाग अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर गंगा जी का नामकरण होता है। ये जो आप ग्रीन कलर की रिवर देख रहे हैं, ये भागीरथी है, और जो मिट्टी के रंग की है वो है अलकनंदा। इस स्थान पर दोनों नदियाँ आपस में मिलकर जो एक नदी आगे बढ़ रही है ना, वही है अपनी गंगा जी। अर्थात देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से जो एक नदी आगे बनती है, वही है गंगा। गंगा जी का दूसरा नाम भागीरथी भी है, जो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग से 36 किलोमीटर आगे बढ़ने पर श्रीनगर आता है। इसी अलकनंदा के जल में जो है बीचों बीच श्रीनगर से 14 किलोमीटर आगे जो है माता को समर्पित एक मंदिर है, धारी देवी मंदिर। मान्यता यह है कि मंदिर में यहाँ जो मूर्ति रखी है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। स्थानीय लोगों की मंदिर के बारे में इतनी ज़्यादा आस्था है
वे मानते हैं कि 2013 में जो केदारनाथ की बाढ़ आई थी ना, वो इसी मंदिर को जो है अपने स्थान से हटाए जाने के कारण आई थी। सड़क के किनारे से ही आप मंदिर तक नीचे पहुंच सकते हैं। मंदिर बहुत खूबसूरत है। श्रीनगर के बाद जो है मेन वाली जगह आएगी रुद्रप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। ये वही मंदाकिनी है जो केदारनाथ धाम से आती है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ कहीं भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर 2 रास्ते हैं। ये नीले कलर की लाइन आप देख रहे होंगे मैप की, ये जा रही है सोनप्रयाग होते हुए केदारनाथ, और ब्लैक वाली लाइन का रास्ता है बद्रीनाथ का। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ 153 किलोमीटर है, जबकि केदारनाथ है 100 किलोमीटर। अगर पहले आप बद्रीनाथ जा रहे हैं उसके बाद केदारनाथ जाना चाहते हैं तो बद्रीनाथ से वापस आते समय चमोली से एक रास्ता चोपता होते हुए कुंड पर जाकर मिलता है। फिर वहाँ से आप गुप्तकाशी होते हुए केदारनाथ जाते हैं। अगर दर्शन करके केदारनाथ से वापस आएंगे तो फिर आप अगस्त मुनि से होते हुए रुद्रप्रयाग और फिर हरिद्वार भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर सार देखें तो रुद्रप्रयाग और चमोली 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ किसी भी धाम जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बद्रीनाथ नहीं जा रहे हैं तो वापस रुद्रप्रयाग की ओर लौटते हैं। बद्रीनाथ किसी दूसरी वीडियो में चले जाएंगे। रुद्रप्रयाग से 22 किलोमीटर दूर अगस्त्य मुनि है। उसके 17 किलोमीटर बाद आएगा कुंड। कुंड से 33 किलोमीटर साइड वाले रास्ते से आप जो है चोपता भी जा सकते हैं, जहाँ पर तुंगनाथ और चंद्रशिला की फेमस यात्रा होती है। तुंगनाथ पूरी दुनिया में भगवान शिव जी का सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है। चोपता की खूबसूरती के कारण इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। इसके अलावा कुंड से 6.5 किलोमीटर दूर ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर है, जहाँ सर्दियों में केदारनाथ के कपाट जब बंद हो जाते हैं तब शिव जी की पंचमुखी मूर्ति को यहीं पर रखा जाता है। तो विंटर में भी आप ऊखीमठ में केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। कुंड से 10 किलोमीटर बाद आएगा गुप्तकाशी। गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, जिसमें दोनों तरफ का किराया 7,740 रुपये है। इसी जगह से महादेव जो है 5 स्थानों पर निकले थे, तभी बने पंच केदार। इनका इतिहास हम अगले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल जो है गुप्तकाशी से 14 किलोमीटर आगे फाटा चलते हैं। फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर से जाना आना 5,500 रुपये का है। ऑनलाइन बुकिंग इनकी heliyatra.irctc.co.in से होती है, लेकिन बुक करते समय फ्रॉड से बचें। एडवांस में ज़रूर टिकट बुक करा कर रखें, क्योंकि यहाँ आकर लेते हैं तो फिर वो नहीं मिलेगा। फाटा से 16 किलोमीटर वाहनों का लास्ट स्थान है सोनप्रयाग। इसके बाद यहाँ से गौरीकुंड 5 किलोमीटर के लिए अलग से टैक्सी मिलेगी। गौरीकुंड से ही केदारनाथ जी की जो है 16 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू होती है। इस तरह ये केदारनाथ जाने का रूट है। अब हम पहुँच गए सी लेवल से 1829 मीटर की हाइट पर बने सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में बासुकी और मंदाकिनी नदी जो है आपस में मिलती हैं। यहाँ पर टैक्सी मल्टी लेवल पार्किंग में आकर खड़ी हो जाती हैं, जिसमें 12 घंटे का 2 पहिया वाहनों का चार्ज है 50 रुपये, कार और जीप का 100 रुपये, बस ट्रक का 150 रुपये, और इसमें 18% GST अलग से ऐड होगी। टैक्सी तो सोनप्रयाग में आकर रुक जाती हैं, लेकिन बसें जो हैं सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पीछे सीतापुर की पार्किंग में आकर रुकती हैं। यहीं से अगर हरिद्वार या बद्रीनाथ जाना है तो बस जो है सोनप्रयाग से नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको फिर सीतापुर बस स्टैंड पर आना होगा। सीतापुर से ही जो है बद्रीनाथ के लिए सुबह 6 बजे से बस चलती हैं, जो 2 बजे बद्रीनाथ पहुंचा देती है। लेकिन ये इतना कम समय नहीं लगता, करीब 12 घंटे 10 से 12 घंटे का समय बद्रीनाथ के लिए लगता है। बसें ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिनका नॉन AC का किराया 900 रुपये है। 4 धाम के लिए कोई सी भी बस जो है AC की नहीं है, सब नॉन AC की हैं। ऐसे ही जो है सीतापुर से हरिद्वार के लिए सुबह 5 बजे से 9 बजे तक 800 से 1000 रुपये में बसें मिलती हैं। अंदर से ये कुछ इस तरह की हैं। दोनों तरफ 2-2 सीटें लगी हैं, जो थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन सीट पीछे करते समय पीछे बैठे इंसान को ज़रूर देख लेना, क्योंकि जगह कम है तो सीट सीधा पीछे वाले के घुटनों पर भी लग सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आ जाए और आपकी यात्रा वो यहीं पर कंप्लीट करा दे। खैर, यात्रा में थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। ऑनलाइन बुक आपने नहीं की तो सोनप्रयाग में आकर यहीं रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास जो है संयुक्त बस बुकिंग कार्यालय है, जहाँ से जो है बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और गंगोत्री के लिए 1 दिन पहले आकर बुक करा सकते हैं बस की।
लेकिन यहाँ पता किया तो इन्होंने बताया कि यहाँ से जो है बद्रीनाथ और हरिद्वार ऋषिकेश के लिए तो मिल जाएगी, लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए डायरेक्ट बस नहीं है। इसके लिए रुद्रप्रयाग से आपको 10 किलोमीटर दूर तिलवाड़ा जाना होगा, फिर वहाँ से उत्तरकाशी के लिए बस मिलेगी, उसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री वाली। सोनप्रयाग पहुँचने के बाद एक और ज़रूरी बात कि अगर आपने यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो यहाँ बने वेरिफिकेशन चेकिंग सेंटर से आप जो है आधार कार्ड ले जाकर यात्रा का पंजीकरण जरूर करवा लें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सुबह को इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है, जिसमें जो है बहुत समय आपका चला जाएगा। तो इतनी दिक्कत क्यों लेनी, सबसे आसान है रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ई पास निकाल लीजिए, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर वेबसाइट से करने में समस्या आ रही है तो एक व्हाट्सएप नंबर है 8394833833, वहाँ पर यात्रा टाइप करके सेंड कर दीजिए। फिर आएगा कि क्या आप 4 धाम के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, सेलेक्ट पर टच करके यस कीजिए। फिर टूरिस्टों की संख्या सेलेक्ट करें, इसके बाद यात्रा का चयन होगा, जैसे बाई रोड, पैदल या हेलीकॉप्टर। सोनप्रयाग तक बाई रोड से आए हैं तो उसको चुन लीजिए। अब चारों धामों में से जहाँ भी आपको जाना है वो सेलेक्ट करें। जैसे पहले यहाँ यमुनोत्री आ रहा है, हमें केदारनाथ जाना है तो 9 लिख कर भेजेंगे। केदारनाथ का जिक्र आने पर डेट चुनिए, जैसे हमें 6 अक्टूबर को जाना है तो 6/10 लिखेंगे। अब यात्री का नाम, फिर उम्र, जेंडर, देश का नाम, आधार कार्ड नंबर टाइप करके भेज दीजिए। फिर आधार कार्ड और फोटो अपलोड होगा, इसके बाद लास्ट में जो है यहीं पर परमिट आ जाएगा। क्यों, है ना बहुत आसान। रजिस्ट्रेशन हो गया, चाहे तो उसका प्रिंट निकाल लें या फिर मोबाइल में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। उस पर एक बार कोड होगा, उसको यहाँ लगी मशीन के सामने लाकर स्कैन करा लीजिए, इससे वो जो है वेरीफाई हो जाएगा, मतलब सत्यापन। इसके जो है कई फ़ायदे हैं। एक तो ये कि सरकार को यात्रियों की संख्या का पता चलता रहता है कि कितने यात्री यात्रा पर आए हुए हैं, जिससे कि यात्रा को ठीक से मैनेज किया जा सके। और अगर भगवान ना करे कुछ गड़बड़ हो जाए आपके साथ, तो आपकी लोकेशन की डिटेल यहाँ पर पता चल जाएगी कि इस पर्सन ने इस समय सोनप्रयाग में एंटर किया था या वेरीफाई कराया था अपना रजिस्ट्रेशन। तीसरा फ़ायदा ये कि स्कैन करा के जैसे यात्रा कंप्लीट कर लोगे तो रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in वेबसाइट पर जो है आप यात्रा का अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं कि इस दिन इस तारीख को जो है आपकी केदारनाथ यात्रा पूरी हो गई। याद के लिए उसका प्रिंट निकाल कर दीवार पर लगा सकते हैं कि देखो हमने भी महादेव जी के दर्शन कर लिए। सब काम हो गए, अब रुकने की व्यवस्था करते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पर एक सुझाव है, अगर आपको अच्छा लगे तो वो ये कि जिस दिन आप सोनप्रयाग पहुँचते हैं उस दिन यहाँ ना रुककर यहाँ से 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड में आप कमरा ले लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, उससे आप बच जाएंगे और गौरीकुंड से अगले दिन डायरेक्ट यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर सोनप्रयाग में रुक गए तो सुबह इतनी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, जिससे कि कई घंटे व्यर्थ हो जाएंगे, काफ़ी ऊर्जा यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। गाड़ियों के लिए भी जो है लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, खासकर पीक सीजन मई जून में। तो जब हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों परेशान होना, गौरीकुंड में ही रुककर सुबह जल्दी यात्रा शुरू कर दीजिए। फिर भी अगर सोनप्रयाग में रूम लेना पड़े तो ऑनलाइन उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट जो है gmvnonline.com से बुक कर सकते हैं, जिसमें डॉर्मेट्री का प्रति बेड चार्ज है 800 रुपये। डॉर्मेट्री मतलब एक बड़ा सा हॉल या कमरा होगा, उसमें कई बेड पड़े होंगे और एक बेड आपको मिल जाएगा। मई जून में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिस कारण यहाँ काफ़ी महंगाई होती है। कमरों का रेट 1500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पहुँचता है। तब जुलाई अगस्त मानसून के समय इनके रेट आधे हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, ज़्यादा श्रद्धालु आते नहीं तो सस्ती यात्रा होती है। फिर दोबारा से सितंबर अक्टूबर में रेट धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगते हैं। एवरेज मानकर चले तो यहाँ 1000 रुपये में रूम और 500 रुपये में डॉर्मेट्री मिल सकती है। कुछ हॉल या दुकानों में 300 रुपये प्रति व्यक्ति में भी नीचे जो है गद्दा बिछाकर दे देते हैं। बाकी रुकने का चार्ज आपकी सुविधा और समय पर निर्भर करेगा कि कब आ रहे हैं। अगर यहाँ रुक रहे हैं तो यात्रा से पहले सामान अपना किलो ग्रुप में रख दीजिए, जिसमें ट्रॉली बैग के 150 रुपये, पीछे टांगने वाले बैग के 100 रुपये और हेलमेट का 50 रुपये चार्ज लगता है। अब सोनप्रयाग से करीब आधा किलोमीटर आगे वहाँ चलते हैं, जहाँ से गौरीकुंड के लिए टैक्सियाँ मिलती हैं। ये सीधा रास्ता वहीं जा रहा है
जब मैं 2020 में आया था तब वेरिफिकेशन पॉइंट से ही जो है गाड़ियाँ मिल जाती थी, लेकिन अब इसका सोनप्रयाग में बाहर एक अलग पॉइंट बना दिया गया है। इस पुल को पार करते ही टैक्सी स्टैंड आ जाएगा। केदारनाथ यात्रा के लिए कब आएँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। आमतौर पर केदारनाथ धाम के कपाट अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक से अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक खुले रहते हैं। 2023 में ये 25 अप्रैल से 14 नवंबर तक कपाट ओपन है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। फिर भी मौसम के हिसाब से जानकारी देनी हो तो मई से जून तक यात्रा में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। उस समय महंगाई और भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है। बहुत लंबी लंबी लाइनों में आपको हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है और ज़्यादातर समय वेटिंग में ही आपका चला जाएगा। दर्शन करने में भी काफ़ी समस्या होगी, इसलिए अगर आराम से और सस्ती यात्रा करनी है तो इस समय जो है आने से बचें। बस एक फ़ायदा इसमें ये हो सकता है इस मई के महीने में कि आपको स्नोफॉल मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि इस बार भी मई के महीने में ठीक ठाक यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है। इसके बाद जुलाई अगस्त मानसून में भारी बारिश होती है, जिससे लैंडस्लाइड और बाकी प्राकृतिक घटनाओं के चलते रिस्क से आप फंस भी सकते हैं। इसलिए अगर इस समय आ रहे हैं तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेकर ज़रूर चलें। चूँकि कम श्रद्धालु आते हैं तो दर्शन बहुत आराम से हो जाएंगे इस समय, और यात्रा भी सस्ती होगी, लेकिन बारिश मिलेगी भाई। अगले महीने है सितंबर अक्टूबर। मिड सितंबर के बाद बारिश कम हो जाती है, जिससे मौसम अच्छा होने लगता है। भीड़ थोड़ी थोड़ी करके बढ़ने लगती है और अक्टूबर में अच्छी खासी संख्या पहुंच जाती है, तो महंगाई थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन आमतौर पर सितंबर अक्टूबर का समय दर्शन करने के लिए अच्छा माना जाता है। बाकी आपकी इच्छा है कि कब आपके पास समय निकलता है। यही बोलेरो और मैक्स सोनप्रयाग से गौरीकुंड 50 रुपये में लेकर जाती है। 5 किलोमीटर का ये रास्ता छोटा और सिंगल लेन का है और गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो सुबह सुबह जो है ट्रैफिक मिलेगा आपको यहाँ पर काफ़ी, इतना ज़्यादा कि इससे तो आप पैदल ही जल्दी पहुँच जाओगे गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी तो जाम में फंसी रहेगी। मैं शाम 4 बजे के बाद गया था तो इतना ज़्यादा जाम नहीं लगा। फिर भी गौरीकुंड से करीब 200-300 मीटर पहले गाड़ी करीब 40 मिनट तक बिल्कुल ऐसे ही खड़ी रही। आगे पीछे सब गाड़ी मिली हुई थी, तो कोई भी गाड़ी आगे नहीं खिसकी ट्रैफिक में। फिर मुझे पैदल चलकर ही आगे जाना पड़ा। इसलिए तो कह रहा हूँ कि जाते हुए जब आप यात्रा करें तो आप रुकें गौरीकुंड में, जब यात्रा कर लें फिर आकर रुकें उसके बाद सोनप्रयाग में। ये गौरीकुंड है, यहीं से जो है केदारनाथ की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। डंडी डोली की दरें लिखी हुई हैं ऊपर पोस्टर पर कि कहाँ से कितनी दूरी का कितना चार्ज है। अगली वीडियो में डिटेल के साथ इनके बारे में बात करेंगे। चलिए अब गौरीकुंड में अंदर की ओर चलकर पहले कमरा देखते हैं, उसके बाद बाहर निकलेंगे। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा गौरीकुंड समुद्र तल से 1981 मीटर की हाइट पर है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल और दुकानें हैं, जहाँ नीचे के मुकाबले चीज़ों की कीमत करीब 1.5 गुना है। चूँकि मैं सितंबर माह में गया था, उस समय महंगाई बढ़ जाती है, तो कमरों का रेट भी यहाँ पर ऊपर मिला। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद 1500 रुपये में ये कमरा मिला। सुविधा के हिसाब से कमरा तो ठीक है, लेकिन मैं अकेला गया था तो मुझे ये काफ़ी महंगा लगा अकेले के हिसाब से। अगर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते तो ये रेट ठीक है। जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं जो हूँ किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। कोई साथ आ रहा है तो ठीक, अगर ना भी आ रहा है, मेरा मन है जाने का, तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ यात्राओं पे अकेले ही। क्योंकि जब बुलावा आया है 4 धाम का या किसी यात्रा का, तो फिर मैं क्यों किसी का इंतज़ार करूँ। इसलिए इस 2023 में मैंने दोबारा 4 धाम की यात्रा पूरी कर ली। कमरे में गीज़र है तो गर्म पानी भी उपलब्ध रहेगा। होटल चूँकि महंगा था, इसलिए खाने पीने की चीज़ों के रेट भी ज़्यादा हैं। लिस्ट में देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कि गौरीकुंड में किस तरह का खाना किस रेट में मिलेगा। चूँकि ये होटल के रेस्टोरेंट की लिस्ट है, इसलिए महंगी है, वरना अगर नीचे मार्केट में खाओगे तो 150 रुपये में थाली मिल जाएगी। GMVN के ऑनलाइन होटलों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जिसमें डिलक्स रूम 3000 रुपये का है। इसमें 3 व्यक्ति तक ठहर सकते हैं। सबसे सस्ता चाहिए तो 500 रुपये में डॉर्मेट्री उपलब्ध है, जिसमें एक बेड मिल जाएगा। अलग से इकोनॉमी रूम चाहिए तो उसके देने होंगे 1900 रुपये। ये बजट वाला रूम है, अगर 2 या 3 व्यक्ति हैं तो इसको ले सकते हैं। इसके बाद सबसे महंगा 3500 रुपये में है सुपर डिलक्स वाला रूम। जो भी आपको इनमें पसंद आ रहा हो वो आप gmvnonline.com से बुक कर सकते हैं। खाना खाने के बाद मैं गौरीकुंड को और ज़्यादा जानने के लिए बाहर निकल आया, जिससे कि मुझे थोड़ी और डिटेल मिल सके। गौरीकुंड में नीचे मंदाकिनी नदी के पास गर्म जल का तप्त कुंड है, वहाँ चलते हैं।
नीचे नदी किनारे घाट बना हुआ है। इसका जल बहुत ठंडा है और चेतावनी लिखी है कि नदी का बहाव बहुत तीव्र है, कृपया नदी में प्रवेश ना करें तथा उचित दूरी बनाए रखें। इसमें ना नहाकर आप जो है यहाँ से थोड़ी दूरी पर आगे तप्तकुंड बना है, वहाँ पर नहा सकते हैं। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास जो है चोराबाड़ी ग्लेशियर है, वहीं से आती है। ये अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है। पुराणों में मंदाकिनी को जो है स्वर्ग की नदी या पवित्र पर्वत से निकलने वाली नदी कहा गया है। ये तप्तकुंड है जिसमें हर वक्त गर्म जल निकलता रहता है। एक और मंदाकिनी नदी का बर्फ़ जैसा ठंडा जल और दूसरी तरफ गर्म। देखिए जगह एक ही है और जल का अंतर है। मान्यता है कि इस कुंड में पार्वती जी ने जो है शिव जी की तपस्या करने से पहले स्नान किया था। पार्वती जी का दूसरा नाम गौरी भी है और कुंड शब्द को मिला दे तो यह हुआ गौरी कुंड। इस कुंड को पार्वती सरोवर भी कहते हैं। महिलाओं के नहाने की व्यवस्था अलग है। इसमें सल्फर युक्त गर्म जल है जिसमें स्नान करने से कुछ चर्म रोगों को ठीक करने में मदद मिल सकती है। बहुत से श्रद्धालु इस कुंड में नहाकर केदारनाथ जी की यात्रा शुरू करते हैं। कुंड के बाद एक और महत्वपूर्ण स्थान की ओर चलते हैं, वो है पार्वती जी मतलब गौरा जी का श्री गौरी माई मंदिर। इनके दर्शन करके यात्रा करना शुभ माना जाता है। इस समय शाम की आरती हो रही है। मंदिर के अंदर शिव और पार्वती जी की मूर्तियाँ विराजमान है। सर्दियों में जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब इस मंदिर के कपाट बंद होने पर यहाँ रखी मूर्तियों को जो है गौरी गांव के चंडिका मंदिर में रखा जाता है। गौरा माई मंदिर के सामने ही जो है शिव जी का उमापति महादेव मंदिर बना है जिसमें शिव जी जो है शिला रूप में हैं। वीडियो पूरी करने से पहले देख लेते हैं कि दिल्ली से गौरीकुंड तक पहुंचने में कितना खर्चा आएगा। यहाँ मैं नॉर्मल खर्चे की बात करूँगा। खर्च करने को तो आप कितना भी कर लो, पर एक मीडियम बजट को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो दिल्ली से हरिद्वार ट्रेन की स्लीपर सीट का किराया 200 रुपये है। ऋषिकेश तक ट्रेन बहुत कम है इसलिए हरिद्वार तक ही हम ले लेते हैं। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बस का किराया 485 रुपये। फिर रास्ते में खाने के हमने मान लिए 200 रुपये। सोनप्रयाग पहुंच गए। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शेयरिंग टैक्सी का 50 रुपये लगेगा। गौरीकुंड पहुंचकर वहां 800 रुपये प्रति व्यक्ति में जो है हमने एक कमरा ले लिया। अगर 2 व्यक्ति हैं तो 1500 या 1600 रुपये में रूम मिल जाएगा। गौरीकुंड में रात का खाना 200 रुपये। इस तरह दिल्ली से गौरीकुंड का खर्चा आया हमारा 1935 रुपये, मतलब 2000 रुपये से भी कम रुपए में हम यहाँ पर पहुँच गए। चलिए मिलते हैं अब केदारनाथ एपिसोड 2 में गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर यात्रा करते हुए, जिसमें ऐसी जानकारी होगी जो शायद इससे पहले आपने कभी ना देखी हो ना सुनी हो। उस एपिसोड में हम ऐसा कुछ बताएंगे और दिखाएंगे। सच में उसको बनाने में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि वो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। देखिए कितना खतरनाक रास्ता अभी पार करना है। यहाँ से पानी निकल रहा है, उधर से आ रहा है और यहाँ है खाई। देखिए पैर फिसल गया ना भाई साहब, वहाँ जा पड़ोगे। तो ऐसे ही खतरनाक रास्ते से जो है हमें गुजरना है, तो धीरे धीरे चलेंगे। जय भोले की। देखिए अब खतरनाक यात्राओं को करते करते ऐसी आदत हो चुकी है कि अगर सिंपल यात्रा चले तो जो है मज़ा नहीं आता। जब तक बारिश ना हो, खतरनाक रास्ते, कठिन उतार चढ़ाव, फिसलन के रास्ते और जो है मतलब तगड़ा एडवेंचर ना हो, इसमें जो है जान जोखिम में ना आए तब तक जो है मज़ा से नहीं आता। आसान यात्रा जो अच्छी नहीं लगती। तो अब जो है मज़ा आ रहा है। कुछ रिस्क है बहुत तगड़ा, लेकिन मज़ा आ रहा है। और वो हो तुम, सिर्फ तुम। तुम्हारे अलावा तुम्हें संभालने वाला यहाँ कोई नहीं है।